नमस्कार दोस्तों, मैं राजा राम शर्मा और आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गन के बारे में। कोशिकांग जिनको कहा जाता है, कोशिकांग। तो देखिए, कोशिका के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो कोशिका है उसकी संरचना अगर हम पढ़ते हैं तो उसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला आवरण, दूसरा उसके अंदर भरा हुआ द्रव्य। आवरण जो है, जो लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार के होते हैं, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ द्रव्य, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ द्रव्य क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में। ठीक है, तो अगर देखिए जीव द्रव्य की हम बात करें तो जीव द्रव्य को खोजने वाले वैज्ञानिक हैं डुचार्डिन, जिन्होंने इसको नाम दिया था सारकोड। उसके बाद एक वैज्ञानिक है पुरकिंजे, जिन्होंने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। और जीव द्रव्य के बारे में अपना मत प्रस्तुत करने वाले एक वैज्ञानिक और थे, जिनका नाम है हक्सले। हक्सले ने जीव द्रव्य को क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार। जो एसएससी के अंदर पूछा गया है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? जीव द्रव्य को। तो हक्सले नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा है? जीवन का भौतिक आधार, फिजिकली बेसिस ऑफ लाइफ कहा है। उसके बाद अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो देखिए, प्रोटोप्लाज्म है, इसे दो भागों में बांटते हैं। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटते हैं, एक तो कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक। या हम कहें कि कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ द्रव्य जिसको हम जीव द्रव्य कहते हैं, जिसमें केंद्रक को भी सम्मिलित कर दिया जाता है। अगर जीव द्रव्य में से केंद्रक को हटा दें तो शेष बचा द्रव्य क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य। ठीक है, केंद्रक अलग कर दिया तो कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ महत्वपूर्ण कणीय भाग होते हैं जो कोशिका के लिए महत्वपूर्ण पदार्थों का निर्माण करते हैं। उन कणीय भागों को, उन सॉलिड पार्टिकल्स को सेल ऑर्गन कहा जाता है। तो सेल ऑर्गन कहाँ मिलते हैं? सेल ऑर्गन मिलते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है, और उन्हें हम कहते हैं कोशिकांग। तो देखिए, कोशिकांगों को अगर हम समझें तो तीन भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? ऐसे कोशिकांग जो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, ऐसे कोशिकांग जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, और ऐसे कोशिकांग जो बिना झिल्ली वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग कौन कौन से हैं? दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग तो हैं लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। और इकहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग होते हैं गोल्जिकाए, अंतःद्रवी जालिका, लाइसोसोम। और बिना झिल्ली वाले जो कोशिकांग हैं वो हैं राइबोसोम और तारकाए। इस तरीके से ये कोशिकांग मिलते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है, अब हम आगे एक एक कोशिकांग को पढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला कोशिकांग आता है लवक। लवक जिसको हम बोलते हैं प्लेस्टिड। ठीक है, खोज किसने की थी? सिम्पसन ने। नाम किसने दिया था? हीकल ने। ठीक है, और अब इसके अगर भागों को हम पढ़ें, आजकल ये जो आप ड्राइंग में देख रहे हैं ये क्या है? ये है हरित लवक। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक हरित लवक पढ़ा होगा। एक्चुअल में क्या होता है? लवक को हम तीन भागों में बांटते हैं। लवक होता है तीन प्रकार से। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को रंगहीन लवक भी कहते हैं। रंगहीन या अवर्णी, रंगहीन या अवर्णी लवक। और जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट को बोला जाता है रंगीन। रंगीन, या दूसरा नाम ले लेते हैं वर्णी लवक। क्लियर हुआ भाई? और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है इसे कहा जाता है हरित लवक। हरित लवक। क्लियर हुआ? तो लवक होते हैं कितने? तीन प्रकार के। कौन कौन से? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, जो आपके ल्यूकोप्लास्ट है, जो ल्यूकोप्लास्ट है इसका काम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट नाम से पता चल रहा है अवर्णी लवक, मतलब इसमें कोई भी रंग नहीं होता है। और ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है जड़ और तना की कोशिकाओं में। जड़ और तना की कोशिकाओं में, जो कि रंगहीन होती है, कोई विशेष उनमें रंग होता नहीं है। तो जहाँ पौधे में कोई विशेष रंग नहीं मिलता वहाँ ल्यूकोप्लास्ट मिलता है, रंगहीन होता है, इसमें कोई विशेष रंग नहीं होता। इसका काम होता है फूड स्टोरेज करने का, भोजन संग्रहित करने का। और भोजन तीन तरीके से संग्रहित होता है। कौन कौन सा? एक तो भोजन संग्रहित होता है या तो वसा के रूप में होगा, या प्रोटीन के रूप में होगा, या कार्बोहाइड्रेट के रूप में होगा। और पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? तो ये स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। क्लियर हुआ? तो इस आधार पर
इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 कौन कौन से? एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, ठीक है, और प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट क्लियर हुआ? 3 भागों में बांटा है। एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, एमाइलोप्लास्ट में होता है स्टार्च का संग्रह। एमाइलोप्लास्ट में किसका संग्रह होगा? स्टार्च का। इलियोप्लास्ट में किसका? वसा का संग्रह। और प्रोटीनोप्लास्ट में आप नाम से ही पता चल रहा है प्रोटीन का संग्रह। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन संग्रह करना, और भोजन 3 तरीके से संग्रहित होगा। स्टार्च के रूप में है तो एमाइलोप्लास्ट, वसा के रूप में है तो इलियोप्लास्ट, प्रोटीन के रूप में है तो प्रोटीन। क्लियर हुआ? उसके बाद हम बात करते हैं हरित लवक की। तो देखिए, हरित लवक को खोजने वाले वैज्ञानिक थे इरेरा, ठीक है। और हरित लवक आप जिस तरीके से इमेज में पीछे की तरफ देख पा रहे हैं, ये हरे रंग का होता है। तो पादप का कोई भी भाग, चाहे वो जड़ है, चाहे तना है, चाहे पत्ती है, ठीक है, अगर पादप का कोई भी भाग हरे रंग का है तो इसका मतलब उसमें क्या मिलेगा? हरित लवक। तो कहाँ पे? हरे भाग में। जहाँ पे भी पादप का हरा भाग होगा हरित लवक मिलेगा। और ये किस चीज़ से बना होता है? ये बना होता है मैग्नीशियम के द्वारा, ठीक है। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव के रूप में रहता है यहाँ पे, तो मैग्नीशियम के द्वारा। तो पिछले वन विभाग के पेपर में पूछा गया था कि पत्तियों में अधिक मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है, तो पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं, हरा रंग होगा तो हरित लवक मिलेगा। हरित लवक बना होता है मैग्नीशियम से, तो पत्तियों में सबसे अधिक कौन सा? मैग्नीशियम मिलेगा, ठीक है। और ये जहाँ भी मिलेगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है। तो इसका कार्य क्या हुआ? इसका कार्य है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण कौन कर रहा है? हरित लवक। इसका मतलब जहाँ पे भी हरित लवक मिलेगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा। क्लियर हुआ? इसीलिए पादपों का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को। पादपों का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को। हरित लवक को पादपों का रसोई घर कहा जाता है। क्लियर हुआ? ये यूपीएससी में पूछा गया था, पादपों का रसोई घर किसे कहते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। अब इस क्रोमोप्लास्ट को थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट को आप थोड़ा सा समझिए। क्रोमोप्लास्ट क्या है? जिसको हम रंगीन लवक कह रहे हैं, वर्णी लवक कह रहे हैं, जिसमें कोई विशेष रंग मिलेगा। तो देखिए, इसको 2 भागों में हम बांटते हैं। पहले एक तो होता है कैरेटिनॉइड, ठीक है, और दूसरा होता है फाइकोब्लेंस। क्लियर हो गया? 2 हो गए, कैरेटिनॉइड और फाइकोब्लेंस। क्लियर है भाई? अब होता क्या है, जो कैरेटिनॉइड है इसके 2 भाग होते हैं। एक तो होता है कैरोटीन्स, और दूसरा है जेंथोफिल। क्लियर है भाई? कैरोटीन्स और जेंथोफिल। अब देखिए, फाइकोब्लेंस जो है ये तो नीले या भूरे शैवालों के अंदर मिलता है, ठीक है। जेंथोफिल मिलता है जहाँ पे भी पौधे का वह भाग जहाँ पर पीला रंग मिलेगा, पौधे का वह भाग जहाँ पर पीला रंग मिलेगा वहाँ पे क्या मिलेगा? जेंथोफिल, तो पीला कलर, ठीक है। कैरोटेंस, हरे और पीले भाग को छोड़ दें तो इसके अलावा पादप का कोई भी भाग अगर हमें दिखाई दे रहा तो उसमें कौन सा लवक मिलेगा? कैरोटीन्स, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं टमाटर, तो टमाटर में क्या होता है? लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल रंग का होता है। तो ये जो लाइकोपिन है, ये लाइकोपिन क्या है? एक वर्णक है, ठीक है, एक पिगमेंट है। और ये वर्णक किससे बना है? लवक से। और ये लवक कौन सा? कैरोटीन्स। और कैरोटीन्स किसका भाग है?
कैरोटेनॉइड का। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से लवक को हमने पढ़ा है। लवक 3 प्रकार के हैं। अगर कोई भी रंग नहीं है तो ल्यूकोप्लास्ट जड़ तना की पत्ती की कोशिकाओं में मिलता है। हरा रंग, जहाँ पे भी हरा रंग मिलेगा वहाँ हरित लवक, और इनके अलावा अगर अन्य रंग हैं तो ये है कैरोटेनॉइड। क्लियर हुआ? तो ये हमने पढ़ा है लवक। लवक के बाद हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, दोहरी झिल्ली से घिरे हुए पदार्थों में, दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांगों में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें खोज की, ठीक है, तो खोज से संबंधित 3 वैज्ञानिक, कॉलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। ठीक है, और कॉलिकर ने जो माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था, तो उसके बाद एक वैज्ञानिक और हुए जिनका नाम है अल्टमान। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोज के ऊपर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, और अल्टमान ने कहा था कि कोशिका एक अपने आप, माइटोकॉन्ड्रिया एक अपने आप में कोशिका है। माइटोकॉन्ड्रिया एक अपने आप में कोशिका है, और इसे कोशिका के अंदर कोशिका का। क्लियर हुआ? उसके बाद एक वैज्ञानिक हुए बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को नाम किसने दिया? बेंडा ने। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया खोज ली। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे नाम आते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम आते हैं। तो खोज से संबंधित तो 3 वैज्ञानिक, कॉलिकर के बाद अल्टमान, और एक है बेंडा। ठीक है, अल्टमान और बेंडा। ठीक है, तो कॉलिकर ने सबसे पहले नाम दिया, अल्टमान ने इसको क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। ठीक है, और बेंडा ने क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हुआ? इस तरीके से 3 वैज्ञानिक हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। और अब माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? देखिए, जो भी ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा सारी कहाँ पे बनती है? कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या बोलते थे? बिजली घर, क्योंकि ऊर्जा हमारे घरों में बिजली के रूप में आती है, और वो बिजली घर से आती है। कोशिका में ऊर्जा कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसलिए इसके पावर प्लांट ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का बिजली घर। ठीक है, कोशिका का सबसे अधिक व्यस्त अंग, सबसे अधिक सक्रिय अंग, और कोशिका का सबसे बड़ा अंग। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है कौन? लवक। ठीक है, तो ये जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, और इसे कहा जाता है कोशिका की भट्टी, क्योंकि एनर्जी यहीं से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद और अगर हम देखें इसके नाम, तो इसे कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन मतलब अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आधे काम स्वयं करता है। क्यों करता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का डीएनए, और क्या मिलता है इसके साथ ही 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम मिलता है किसके साथ? किसके पास में? माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा है। इसकी खोज से संबंधित 3 वैज्ञानिक हैं, कॉलिकर, अल्टमान और बेंडा। कॉलिकर ने खोजा था, अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया, और बेंडा ने इन्हें नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है कोशिका के अंदर, और परीक्षा की दृष्टि से भी। ठीक है, उसके बाद में अगला है अपने पास इकहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग, और इकहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांगों में पहला अपने पास आ जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है। खोज करने वाले वैज्ञानिक है ड्यूडुवे, और इसे कहा जाता है सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही प्रबल पाचक एंजाइम, हार्ड डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, जिनका नाम है हाइड्रोलिजेज एंड लाइपेज। हाइड्रोलिजेज एंड लाइपेज प्रबल पाचक एंजाइम होते हैं, और कोई भी कोशिकांग अगर नष्ट हो जाए तो उन्हें किस में डाल दिया जाता है? कोई भी कोशिकांग अगर नष्ट हो जाए तो उसे कहाँ पहुँचा दिया जाता है? लाइसोसोम के अंदर। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसे पहुँचा दिया जाता है लाइसोसोम के अंदर। ठीक है,
तो लाइसोसोम क्या करता है, जो भी कोशिकांग खराब हो जाए उस कोशिकांग को अपने अंदर लेकर के नष्ट कर देता है, और नष्ट करने का कारण ये जो एंजाइम है ये उस कोशिकांग को पचा देते हैं। इस तरीके से ये अंतः कोशिकीय पाचन का काम करता है, कोशिका के अंदर सफाई का काम करता है। अब ये जो एंजाइम है pH 5 पर एक्टिव होते हैं, pH 5 पर एक्टिव होते हैं, और अगर ये pH 5 से कम हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के बाद ये सारे इसको नष्ट कर देते हैं कोशिका झिल्ली को, और ये सॉरी जो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी हुई लाइसोसोम की झिल्ली है। जैसे ही लाइसोसोम की झिल्ली नष्ट होती है, ये जहाँ जहाँ तक भी कोशिका के अंदर फैलेंगे पूरी कोशिका को नष्ट कर देंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद अगला जो अपना कोशिकांग आता है, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइड बैग। ठीक है, सुसाइड बैग मतलब आत्मघाती थैली। उसके बाद अपने पास जो आता है कोशिकांग वो है अंतःद्रवी जालिका ER, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ER अंतः प्रदवी जालिका भी बोलते हैं और इसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी बोलते हैं। ये ER जो होती है वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन सी, एक तो होती है RER और दूसरी होती है SER। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, और इसमें जो ये डॉट डॉट लगे हुए हैं, ये डॉट डॉट क्या है, राइबोसोम लगे हुए हैं। अगर अंतःद्रवी जालिका के ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं तो वो राइबोसोम एक बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं, और ये जो राइबोसोम हैं ये एक बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। और ये राइबोसोम अगर लगे हुए हैं तो इसको हम कहेंगे खुरदरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, RER। क्लियर है। तो राइबोसोम जहाँ भी होंगे वहाँ प्रोटीन बनेगा, इसका मतलब RER प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। दूसरी SER का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी क्या नहीं है, राइबोसोम नहीं है, एकदम चिकनी है। और चिकनी अंतःद्रवी जालिका का काम है वसा संश्लेषण का। इसके साथ ही एक काम और करती है, हमारे यकृत के कोशिकाओं में जो SER मिलेगी, यकृत की कोशिकाओं में जो SER मिलेगी वो क्या करती है, जो भी हम जहरीला खाद्य पदार्थ खा लेते हैं या कोई हम जहर खा लेते हैं गलती से, वो जहर हमारे पचने के बाद यकृत में जाता है, और यकृत की कोशिकाओं में जो SER होती है वो उस जहरीले प्रभाव को कम करने की कोशिश करती है, जिसे बोलते हैं निरावसीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो हमारे यकृत में पहुंचे हुए जहर के प्रभाव को कम करने की कोशिश करती है SER। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और इसको बोला जाता है कोशिका का कंकाल। क्लियर हुआ, इसे कहा जाता है कोशिका का कंकाल। अगला जो कोशिकांग हमारे पास है, ठीक है, हाँ जी, अगला कोशिकांग जो हम इससे रह रहा है गोल्जी का है। ठीक है, गोल्जी का है, गोल्जी का है जो है, इसकी अगर हम खोज की बात करें तो गोल्जी काय की खोज की थी जॉर्ज ने। आप देख सकते हैं पुरानी बुकों में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के पुरानी बुकों में जॉर्ज है ये, तो जॉर्ज ने खोज की थी। बाद में जो कैमिलो गोल्जी है उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के बाद क्या हुआ, इसको अपने नाम से पेटेंट करा लिया और इसका नाम धर दिया गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, तो खोज करने वाले वैज्ञानिक जॉर्ज हैं और नाम देने वाले जो वैज्ञानिक हैं कैमिलो गोल्जी। गोल्जी काय का क्या काम क्या है, देखिए गोल्जी काय करता क्या है। अगर हम गोल्जी काय के कार्य की बात करें तो ठीक है, गोल्जी काय के कार्यों की बात करें तो गोल्जी काय क्या करता है, ये कुछ पदार्थों को अपने अंदर पैक करके जो पदार्थ बाहर ले जाने उन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक लाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर लेके आने प्रोटीन वगैरह उसे केंद्रक तक ले जाएगा। तो ये परिवहन का काम करता है, इसलिए इसके बोल देते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, गोल्जी काय को कहा जाता है। ठीक है, और जो गोल्जी काय है ये स्पर्म में एक्रोसोम का निर्माण करता है। एक्रोसोम होता है ऊपर वाला भाग, ठीक है, जो ओवम को भेदने का काम करता है। और गोल्जी काय स्पर्म एक सेल है उसके अंदर और RBC के अंदर अनुपस्थित होता है। ठीक है, और इसे कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। इसके बाद में अपने पास जो आता है वो है गोल्जी काय के बाद, देखिए ये हमने पढ़ लिया कौन से, इकेरी झिल्ली वाले कोशिकांग। इसके बाद में आते हैं बिना झिल्ली वाले कोशिकांग, और बिना झिल्ली वाले कोशिकांगों के हम दो को पढ़ते हैं। एक तो है राइबोसोम। राइबोसोम जो है
राइबोसोम जो है क्या होता है, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग है। और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है। जहाँ पे भी प्रोटीन संश्लेषण होगा कोशिका के अंदर, वो राइबोसोम के द्वारा होगा। तो इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री और कोशिका का इंजन कहा जाता है। क्लियर हुआ? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री और कोशिका का इंजन कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग है, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है 70S और दूसरा होता है 80S। ठीक है, 70S और 80S। 70S को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब इसकी सब यूनिट होती हैं, और वो सब यूनिट हैं 70S की है 50S प्लस में 30S, 50S प्लस में 30S। और 80S की जो सब यूनिट है वो है 60S प्लस में 40S। अब आप ये नहीं समझें कि 60 और 40 100 होते हैं, ठीक है, ये इसकी सब यूनिट्स होती हैं, इन सब यूनिट्स से मिलकर बना होता है। और ये RPSC में पूछा गया, 80S राइबोसोम की उप इकाइयाँ होती हैं। तो 80S राइबोसोम की उप इकाइयाँ 60S और 40S। ठीक है, 70S राइबोसोम अगर स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा, और 80S राइबोसोम अगर स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा तो यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा। इसके बाद एक और कोशिकांग आता है तारककाय, सेंट्रोसोम जिसको कहा जाता है। देखिए, तारककाय जो कोशिकांग है, इसका कोई बॉडी के अंदर कोई विशेष फंक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो तारककाय है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, कोशिका विभाजन में कार्य विभाजन, ठीक है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। कौन? तारक। क्लियर हुआ? और उसके बाद आ जाता है केंद्रक। तो केंद्रक पादपों में मिड में मिलेगा, पादपों में साइड में मिलेगा, कोशिका झिल्ली से मिला लगा हुआ, और जो जंतु कोशिका है उसके अंदर बीचों बीच में मिलेगा, जंतु कोशिका में बीचों बीच में मिलेगा। और केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब वो अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि उसके अंदर DNA होगा या फिर गुणसूत्र होंगे, क्या होंगे, लेकिन आपको याद रखना है केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने पढ़े हैं कोशिकांग। अब बात आती है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर की, जो कि आपके रेट में दिया हुआ है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में रेट L2 के अंदर। तो देखिए, जो पादप कोशिका है उसमें आपको तीन मुख्य अंतर याद रखने हैं। एक तो कोशिका भित्ति मिलती है और लवक मिलते हैं। लवक केवल पादप कोशिका में मिलते हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में मिलती है। और एक जो है भित्ति, ये सॉरी क्या बोलते हैं, रिक्तिका का। रिक्तिका क्या होते हैं? रिक्तिका एक ऐसी संरचना है जिसमें जो फालतू की चीज़ें होती हैं वो रिक्तिका के अंदर स्टोर की जाती हैं। ठीक है, तो रिक्तिका पादप कोशिका में बड़ी मिलती है और संख्या में कम मिलती है, और जंतु कोशिका में छोटी मिलती है और संख्या में अधिक मिलती है। ठीक है, तो ये हमने कोशिका के अंगों की सामान्य जानकारी पढ़ी है, जो कि रीट और जो जनरल कंपटीशन के जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।